प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं हिंदी का विज्ञान, और जिसके अंतर्गत हमने पहला लेक्चर शुरू किया है हिंदी की शब्द संपदा, अर्थात पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्दों को लेकर किसी भी भाषा की समृद्धि का परिचायक होता है उसमें पर्यायवाची शब्दों की मौजूदगी। और इस दृष्टि से हिंदी का शब्द भंडार असीम है, अनंत है। उस शब्द भंडार में आप मेरे साथ गोते लगा रहे हैं। मैंने आपको कुछ समानार्थी शब्दों को बनाने का तरीका पिछले लेक्चर में सिखाया था। अभी मैं कुछ और शब्द आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम उन शब्दों को बना सकते हैं। आज मैं भूमि के समानार्थी शब्द लूंगा और भूमि के समानार्थी शब्दों से हम राजा के समानार्थी शब्द बनाएंगे। फिर उनसे और भी समानार्थी शब्द बनेंगे। पहले हम लोग किनके समानार्थी शब्द ले रहे हैं? भूमि के। और भूमि से किनके समानार्थी शब्द बनाएंगे? राजा के। देखिएगा किस तरह से ये होगा। तो पहले हम धरती माता के समानार्थी शब्दों पर चर्चा करते हैं। भूमि को भू कहते हैं, भू। हमें धारण करती है धरती, इसलिए वह धरा है। धरित्री है, धरणी है। तो आप तो ये सब रूट शब्द हैं, इनके अर्थ भी हो रहे हैं, इन्हें आप दिमाग में बैठाएं। भू, धरा, धरित्री, धरणी। मही का अर्थ भी धरती, मही। मेदिनी, धरती के गर्भ में मेद है, साइंस की भाषा में समझें तो मैग्मा। मेदिनी का अर्थ धरती। उर्वरता धरती की विशेषता है, इसलिए उर्वी का अर्थ धरती। हमें शस्य अर्थात उपज प्रदान करती है, इसलिए शस्या का अर्थ धरती। तो भू, धरा, धरित्री, धरणी, मही, मेदिनी, उर्वी, शस्या, ये सब भूमि के समानार्थी शब्द हैं। भूमि को हिंदी साहित्य में अचला भी कहते हैं। आप कहेंगे कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है, लेकिन घूम ऐसे रही है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हमारे लिए तो वो अचल है, इसलिए पृथ्वी अचला है शाब्दिक दृष्टि से। आप यहाँ पर विज्ञान की उलझन में मत पड़िएगा। मुझे पता है धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसके घूमने का हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए परंपरागत रूप से भूमि अचला है। भूमि यही है, अचल। हम यहाँ से चले जाते हैं, धरती वैसी पड़ी रह जाती है। ये भी एक सेंस है। मृत्यु होती है व्यक्ति की। आज तक कितने लोग, बड़े से बड़े भूमि के सम्राट, भूमि के स्वामी इस धरती पर आए, पर वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। भूमि यही है, इसलिए भी भूमि को हम अचला कह सकते हैं। तो भू का अर्थ पृथ्वी, धरा का अर्थ पृथ्वी, धरित्री का अर्थ पृथ्वी, धरणी का अर्थ पृथ्वी, मही, मेदिनी, उर्वी, शस्या, अचला, ईला, ये सब पृथ्वी के समानार्थी हैं। क्षिति का अर्थ भी पृथ्वी होता है। ध्यान रखें, मैं क्षितिज नहीं बोल रहा हूं। क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन क्षिति इसका अर्थ पृथ्वी होता है। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। तो यदि इन शब्दों को आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो इन शब्दों से बहुत से शब्द बन जाएंगे राजा के समानार्थी। राजा भूमि का पालन पोषण करता है, ऐसा मानते हैं। वैसे तो भूमि हम सबका पालन पोषण कर रही है, लेकिन भूमि के एक भाग का, उस भाग में रहने वाले लोगों का जिम्मेदार, उनका नेतृत्व करता, उनका रक्षक कौन है? राजा। इसलिए राजा कहला रहा है भूपाल। राजा क्या कहला रहा है? भूपाल। और हमारी परंपरा है संक्षिप्त करने की। हमने पहले वीडियो से देखा है कि कैसे हमने जल निधि को संक्षिप्त करके जलधि बना दिया, कैसे हमने उदक निधि को संक्षिप्त करके उदधि बना दिया।
बिल्कुल वैसी भूपाल को हम संक्षिप्त करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? भूप। भूपाल का संक्षिप्त शब्द है। यह भूपति का भी संक्षिप्त शब्द है। भू अर्थात पृथ्वी और उसका स्वामी भूपति, इसका अर्थ राजा। भूपाल का अर्थ राजा और भूप का अर्थ भी राजा। ये भूप शब्द क्या है? भूपति और भूपाल का संक्षिप्त रूप है। लेकिन हमारा काम यहीं पर समाप्त नहीं होता, हम तो शब्दों से खेलते आए हैं, यही हिंदी की विशेषता है। भूप में इस शब्द को जोड़ दिए तो क्या बना? भूपेश। भूमि से भूप और उसमें ईस जोड़ने से भूपेश। यदि हम भूप में इंद्र शब्द को जोड़ देंगे तो भूपेंद्र बनेगा। भूपेश, भूपेंद्र। इस सब के मूल में भू शब्द है। भूमि को मही भी कहते हैं, हमने उधर लिखा है। तो महीपति, महीपाल, जैसे भूपाल भूपति बना, बिल्कुल उसी तरह महीपति महीपाल, ये भी राजा का ही समानार्थी शब्द है। और जब हम महीपाल का संक्षिप्त रूप लेंगे, महीपति का संक्षिप्त रूप लेंगे तो महीप बनेगा। महीप का अर्थ भी राजा। इंद्र का अर्थ स्वामी होता है, नेतृत्व करता होता है, राजा होता है। यदि हम मही में इंद्र जोड़ेंगे तो महेंद्र का अर्थ भी राजा होगा। यहाँ पर फिर आपसे मैं ध्यान अपेक्षित करना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग से उसको लिख रहा हूं, आप याद रखें, भूलेंगे नहीं। यदि हम महेंद्र बोलते हैं, महेंद्र, तो महेंद्र कहने से इंद्र का अर्थ होता है। देखिएगा, समझिएगा, महेंद्र, महेंद्र कहने से कौन सा शब्द का अर्थ हमारे सामने आता है? इंद्र का। लेकिन महेंद्र कहने से राजा, महेंद्र कहने से राजा। तो देखिए भूमि से कौन कौन से शब्द बन गए? भूपाल राजा, भूप राजा, भूपति राजा, भूपेश राजा, भूपेंद्र राजा, महीपति, महीपाल, महीप, महेंद्र राजा। तो अवनी और क्षिति शब्द भी तो हमारे सामने है। तो यदि हम क्षिति में ईस को जोड़ेंगे, क्षिति में ईस को जोड़ेंगे, ठीक है, तो मात्रा बड़ी ई की लगेगी, क्षितीस बनेगा। क्षिति धन ईस, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्षिति धन ईस। क्षितीस का मतलब हो जाएगा राजा। क्षिति में इंद्र शब्द को जोड़ेंगे तो क्षितिंद्र का अर्थ भी क्या होगा? राजा। यदि हम अवनी शब्द को देखें, देखिएगा, शब्द शुद्धि वाले चैप्टर में हमारी चर्चा भी होगी। मात्राओं को हमें समझना कैसे रहता है। छोटी मात्रा को बोलते समय हमें कम जोर लगाकर बोलना पड़ता है। हम बोल रहे हैं अवनी, अवनी। ज्ञानेश्वर शर्मा जी की छत्तीसगढ़ में लौ कुश खंड काव्य में बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हम सूर्य पुत्र हैं सहज बाहु, विस्तार अवनी अंबर होगा, ज्ञान कर्म वैराग्य आदि 36 गढ़ों का घर होगा। अवनी शब्द आ रहा है वहां पर धरती के लिए, और मेरा उच्चारण है अवनी। मात्रा का मतलब ही होता है उच्चारण में लगने वाला समय। यदि हम कम समय लेकर, कम जोर लगाकर उच्चारण करते हैं तो छोटी मात्राओं का उच्चारण होता है, और यदि हम उच्चारण में जोर देते हैं तो बड़ी मात्राओं का उच्चारण होता है। तो हम यदि बोलना सही तरीके से सीखेंगे तो हम मात्राओं को लिखना भी सीखेंगे, मात्राओं पर हमारा ध्यान भी सही तरीके से जाएगा। अवनी छोटी और अवनी अब हो गया बड़ी ई, दीर्घ स्वर संधि, अवनी धन ई। और वैसी हम अवनी में इंद्र को जोड़ेंगे, फिर से मात्रा बड़ी हो जाएगी, अवनी धन इंद्र। कौन सा शब्द बना? अवनिंद्र। अवनिंद्र का मतलब भी राजा। तो देखिए, क्षिति, क्षितिंद्र, अवनीश, अवनिंद्र, ये सब राजा है, राजा के समानार्थी शब्द हैं। सुने होंगे आप, सुना होगा आपने इन शब्दों को। मैं आपके भाषा ज्ञान में थोड़ी सी और अभिवृद्धि करता हूं। राजा न केवल भूमि का स्वामी होता, बल्कि भूमि पर निवास करने वाले मनुष्यों का भी स्वामी होता है। मनुष्यों को मानव कहते हैं, तो मानव धन इंद्र क्या बनेगा? मानवेंद्र। मानवेंद्र का अर्थ राजा।
मनुष्यों को हम मानव कहते हैं, तो मानवों का ईश, मानवेश का अर्थ राजा। और आप सरल तरीके से जानते ही हैं कि नर धन ईश, नरेश यानी राजा, नर धन इंद्र, नरेंद्र का अर्थ भी राजा, और धरा धन ईश, धरेश यानी राजा, और धरा धन ईश, धरेंद्र का अर्थ भी राजा होगा। तो इन शब्दों को सीखते समय हमारे ध्यान में स्पष्ट रहना चाहिए कि धरेश शब्द धरा धन ईश से बना है, धरती से बना है। धरेंद्र शब्द धरा धन इंद्र से बना है। यहाँ पर संधि हुई है, लेकिन मूल में धरा शब्द है। धरा का स्वामी होने के कारण राजा धरेश है, धरेंद्र है। धरती पर रहने वाले मानवों का स्वामी होने के कारण राजा, मानव धन इंद्र गुण स्वर संधि से बना शब्द है, मानवेंद्र कहलाता है। मानवों का स्वामी होने के कारण राजा मानवेश कहलाता है, नरेश कहलाता है, नरेंद्र कहलाता है। नर को नृ भी कहते हैं। नृ यानी नर, संस्कृत से ये शब्द आ रहा है, नृ नर। तो नरों का पालन पोषण करने के कारण नृपाल का अर्थ राजा, और उसमें संक्षिप्तीकरण करके नृप शब्द बनाएंगे। नृप का अर्थ राजा, और यदि हम नृप में ईश जोड़ेंगे पहले की तरह, तो नृपेश का अर्थ राजा होगा और नृपेंद्र का अर्थ भी राजा होगा। अभी तक आप लगातार मेरे साथ हैं और मेरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, मेरा प्रयास आप समझ गए होंगे। मैं हिंदी में आपको रटने की प्रक्रिया से बाहर निकालना चाहता हूं। जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा को कोई विद्यार्थी सफलतापूर्वक जीतना चाहेगा, आज की भाषा में क्रैक करना चाहेगा, किसी एग्जाम को वो विन करना चाहेगा, निकालना चाहेगा, तो रटने का प्रयास करेगा तो हमेशा समस्याओं से घिरा रहेगा। कितने समानार्थी शब्द वो रटेगा, और यदि वो समझेगा तो उसका भाषा ज्ञान सहज स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। और ये बात केवल इसी सब्जेक्ट पर लागू नहीं होती है, ये बात सभी विषयों पर लागू होती है। हम इसी तरह से अन्य विषयों पर भी अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। आप समझते चलिए, मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, हम शब्द ज्ञान से अपना परिचय बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।